नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। ना दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया है उसने बहुत ही बड़ा जो है गेम खेल दिया है, और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो ये इंडिया के स्ट्रेचर को वर्ल्ड लेवल पे उठाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ना जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने ऑफिशियली जो G20 लीडर्स हैं, G20 के जो भी कंट्रीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको ये लेटर लिख के ये बोला है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जी हाँ आपको नहीं पता होगा, लो मैं बता दूँ कि जो अफ्रीका है उसका भी एक यूनियन है 54 कंट्रीज़ का। तो जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भी G20 में एज अ फुल टाइम मेंबर शामिल किया जाए। नाउ आपको पता होगा कि जो इंडिया है उसके पास इस समय G20 की होस्टिंग है, और G20 इंडिया में ही होस्ट किया जाना है। अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग्स चल रही हैं। तो यहाँ पे ये जो गैम्बल खेला गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो अफ्रीका जो है वो साइज़ के हिसाब से बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, पॉपुलेशन भी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा है, और जो 54 कंट्रीज़ हैं वो सब अफ्रीका की जो अफ्रीकन यूनियन है वो पहले से ही ये इस बात की मांग करते आ रहा है कि हमको जो है G20 में एक परमानेंट मेंबर के रूप में लिया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो अफ्रीका की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ की जो कंबाइंड GDP है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो G20 है वो इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 85% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन तो रखता है, लेकिन वहाँ पे जो ये अफ्रीका की छोटी कंट्रीज़ हैं इनका कोई से नहीं होता। अगर आप देखें तो अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन G20 में बहुत ही कम है, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मिलेगा। बाकी जो इंडिया है, एशिया से कई सारे आपको कंट्रीज़ मिल जाएंगे, चाइना, इंडिया, रशिया एक्सेट्रा। वैसे ही अमेरिका से US खुद ही है और ब्राज़ील भी है। वैसे ही यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ मिल जाएंगे और यूरोपियन यूनियन भी है। लेकिन जो अफ्रीका है उसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती हुई भी, और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2050 तक अफ्रीका की पॉपुलेशन 2 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। हाँ, तो इतनी बड़ी, अभी फिलहाल 1.2 बिलियन लगभग इंडिया के बराबर है। तो अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो ये डेमोक्रेटिक वे तो हुआ नहीं। और अफ्रीका की जो GDP है, कंबाइंड अफ्रीका की GDP, वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक $5.6 ट्रिलियन तक हो जाएगी। इंडिया की भी GDP 2025 तक इतना अनुमान नहीं है कि होगी। तो अगर कंबाइंड अफ्रीका को देखा जाए तो ऑफकोर्स इसकी GDP G20 के बहुत सारे कंट्री से अधिक है। अगर कंबाइंड अफ्रीका को देखा जाए तो लगभग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर जैसे यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप की फ्रांस है, जर्मनी है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि G20 में है, तो उसके बाद भी जो यूरोपियन यूनियन है उसको भी G20 में शामिल किया गया है। तो अफ्रीकन यूनियन को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? और ये जो दाव इंडिया ने चला है ये इंडिया को बहुत ही बड़ा एज हासिल कराएगा चाइना के मुकाबले में ग्लोबल साउथ की जो है लीडरशिप लेने में। क्योंकि जो चाइना है और इंडिया है वो दोनों ही अपना अपना दाव खेल रहे हैं कि कौन जो है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेगा। अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करें तो वहाँ पे तमाम वो डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ तो बहुत ही कम है इंडिया में, यूरोप और जापान और बाकी सब कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दें तो अधिकतर कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग है। तो जिसके पास इन कंट्रीज़ की लीडरशिप रहेगी उसका जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा जो इंडिया को सबसे बड़ा फ़ायदा है अफ्रीका में जो नज़र आ रहा है वो है ट्रेड का। अगर आप अभी देखें तो इंडिया और अफ्रीका का जो ट्रेड है वो लगभग $100 बिलियन पे स्टैंड करता है, यानी कि, और ये हर साल लगभग 10% से ग्रो कर रहा है, और लगभग $100 बिलियन 2022-23 में है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक जो इंडिया है और अफ्रीका का ट्रेड है वो $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो इंडिया को अफ्रीका में ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। हमारा जो एक्सपोर्ट मेजरली बूस्ट होना है वो अफ्रीका में ही होना है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो लोग अपना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखते हैं, सेट करते हैं। तो अफ्रीका में जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से सेल कर सकते हैं। नाउ जो एक और चीज़ जिस पे इंडिया की सबसे बड़ी नज़र है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। नाउ अफ्रीका और इंडिया इस समय मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अफ्रीका की जो बहुत सारी कंट्रीज़ की सेनाएं हैं वो इस समय इंडिया में आई हैं, जहाँ पे एफिंडेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रहा है। तो इंडिया जो है वो अपना फोकस कर रहा है कि अफ्रीका को जो है हम वेपन सप्लाई करें, और बहुत सारी कंट्रीज से बात भी चल रही हैं। तो जो इंडिया के $5 बिलियन के वेपन एक्सपोर्ट का टारगेट है 2025 तक, उसको पूरा करने में अफ्रीका जो है वो एक मेजर भूमिका अदा करने वाला है। ना जो एक और चीज़ इंडिया अफ्रीका को जोड़ती है वो है इंडिया का डायस्पोरा अफ्रीका में। ना आप लोग को मुझे लगता होगा कि जो मेजर इंडिया का डायस्पोरा है वो या तो अमेरिका में है या फिर यूरोप में है या फिर कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। लेकिन क्या आपको पता है कि अफ्रीका में इंडिया का लगभग 3 मिलियन का डायस्पोरा है, जो कि हर एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और बहुत ही कम होने के बावजूद भी जो उनकी वेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा है, उनकी GDP में कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। तो इंडिया का डायस्पोरा है वो हाईली इन्फ्लुएंस करता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को। और जो इंडिया ने सबसे ज़्यादा अफ्रीका की मदद की थी कोविड के टाइम में वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू, जब बहुत सारी कंट्रीज़ अपने आबादी के लिए इनफ वैक्सीन होने के बावजूद भी
होल्ड करके बैठ गई थी वैक्सीन को। उस टाइम इंडिया ने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया था अफ्रीका को, और इस बात को जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो कभी नहीं भूलती हैं, और हमने सिर्फ अफ्रीका को नहीं बहुत सारे और कंट्रीज़ को भी किया था। और ये सुनिए गुयानीज फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान है वैक्सीन के बारे में इंडिया को लेकर। When we were faced with the COVID pandemic, it was a time of unknown for politicians across the globe. And I can recall us having meetings with the Minister of Health, and he would often refer to literature coming out of India. And I can see people thinking, well, what are we doing? And he was very focused. I myself began reading literature coming out of India in terms of their advancement, and I must commend India and the government for the transparency within which they operated in terms of bringing the message of their progress to the rest of the world. And we were very sure and certain that we were going to take vaccines coming out of India, AstraZeneca. We were very gung-ho on that. And we made that decision very early. And when you look at the commitment that India would have made to the rest of the world, in the case of Guyana, and the attention to detail that the office representing the government of India in Guyana, the High Commission and the High Commissioner and staff, warm, friendly, provided hope for the people of Guyana. And the delivery was made good. The promise was made good. And it is very touching because this is a country that is not just the 5th largest economy in the world, but is the largest economy in terms of its heart, its compassion, its humility, its respect for humanity, and putting lives ahead of profits. And that is what is important for us as a global population. So when you look at the multilateralism and why multilateralism was established, it was really to create peace, stability, and prosperity. And if you look at India's model, and by the way, India has to take care of 1.3 billion people in a democracy with smooth transitions. Can you imagine having to take care of 1.3 billion people and still having the time at the policy level to say, let us look to see what we can do for the rest of the world, when multilateral institutions should be doing that? So I will dare say that India is a multilateral institution in its own right. In its own right. When you think about their commitment to humanity, and you think about their progress, and not only the promise, but the commitments that they make, they're all in line with a rules-based system. So the leadership that India is providing, the commitment to leaving no one behind, is aligned with all of the principles, global principles. So India, obviously, is providing leadership at a global governance level, and that is commendable for one country, 75 years old. Think about it. In our lifetime, we have industrialized economies that were never colonized. Some who were colonized. काफ़ी इमोशनल हो गया मैं ये सुन के, क्योंकि जब भी आप अपने देश की तारीफ दूसरे लोगों को सुनते हैं तब आपको रियल मायने में पता चलता है कि आपका देश कितना महान है और कितने अच्छे अच्छे काम आपकी कंट्री कर रही है। नाउ ये जो हमारा दाव चला गया है, ये इंडिया को वाकई ग्लोबल साउथ का लीडर डिक्लेयर करने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि जो बहुत सारी कंट्रीज़ है वो ऑलरेडी इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर जो है वो मान रही हैं, लेकिन ये फर्दर हमारी एम को बूस्ट करेगा कि हम ही असली ग्लोबल साउथ के लीडर हैं और चाइना नहीं। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।